हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन इसी बीच कुंडली बॉर्डर पर धरने में शामिल एक किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया और गोली लगने से किसान की मौत हो गई। गोली की आवाज सुनते ही धरने में बैठे किसानों में अफरा तफरी मच गई। घायल अवस्था में किसान को पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। मृतक किसान संतराम सिंह करनाल का रहने वाला बताया जा रहा है। तीन नए कृषि कानूनों की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन 21 दिनों से लगातार जारी है। ऐसे में किसान कड़कड़ाती ठंड में भी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन में एक और किसान की मौत हो गई। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की ठंड और हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के पटियाला का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार MSP पर गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह MSP पर पूरी खरीद से पहले ही मना कर चुके हैं। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत बंद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। सर्दी बारिश में भी किसान सड़क पर ही डटा रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 21 दिनों से बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन इसी बीच किसानों का भाईचारा देखने को मिला। बुधवार को टीकरी बॉर्डर पर सेवादार किसानों को पगड़ी बांधने आए। इस दौरान उन्होंने किसानों को 1200 पगड़ी बांधकर एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पगड़ी जात पात और धर्म का नहीं, शान और सम्मान की प्रतीक है। NRI साथियों की मदद से किसानों की मदद हो रही है। वहीं पगड़ी के साथ ही शाम को किसानों को डॉक्टर दवाइयां भी देते हैं। किसान आंदोलन के दौरान आंदोलनरत किसानों को सभी वर्गों का समर्थन मिलता जा रहा है। बुधवार को महम चौबीसी के भेड़ी सुरजन गांव से राशन के 2 ट्रैक्टर भरकर किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर पर रवाना हुए। गांव के किसानों का कहना है कि 12 दिसंबर को उनके गांव का किसान बलवान धरने में तबीयत बिगड़ने से स्वर्ग सिधार गया और उसी की याद में गांव वालों ने ये राशन दूसरे किसानों को भेजा है। इसके अलावा किसानों ने कहा कि वो लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और आगे भी इस आंदोलन को समर्थन देते रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के समर्थन में रतिया के 55 सदस्यों का एक जत्था टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान किसान आंदोलन के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई। रतिया से किसान आंदोलन के लिए रवाना हुए जत्थे में महिलाएं भी शामिल होंगी। आंदोलनकारी किसान कड़ाके की ठंड में भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव जलाकर उसके सहारे कड़ाके की ठंड में रात गुजार रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में वो यहां भीषण ठंड में भी रुके हुए हैं और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को बुजुर्ग किसानों पर रहम करना चाहिए। केंद्र सरकार के कृषि सुधार के 3 कानूनों की वजह से आज ये बुजुर्ग मजबूरन सड़कों पर हैं। ये बुजुर्ग रात में कई घंटों तक इसी तरह आके सहारे बैठकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के साथ साथ सफाई का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूरे दिन लंगर के बाद किसान रात के समय साफ सफाई करते नजर आए। किसानों का कहना है कि देश से भ्रष्टाचार की सफाई के लिए ही वो अपने घर से इतनी दूर चलकर आए हैं और यहाँ इस सड़क को उन्होंने अपना घर बना लिया, तो यहाँ की सफाई करना भी उनकी जिम्मेदारी है। फसल खराब और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसान के परिवारों की महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल हुई। महिलाएं परिजनों की फोटो लेकर धरने में शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन एकता के धरना स्थल पर महिलाओं ने किसान परिवारों की हालत को दर्शाया है। हरियाणा न्यूज पर रॉकी मित्तल ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल उन्होंने पब्लिसिटी के नाम पर 1500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि PM नरेंद्र मोदी से मिलना आसान है, लेकिन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलना बेहद मुश्किल। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। रॉकी मित्तल ने बताया कि सीएम के चारों तरफ गुमराह करने वाला गैंग है, सीएम को किसानों से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सीएम को हुड्डा से कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। सरकार हरियाणा की जनता को ठग रही है। हरियाणा बीजेपी नेता और स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल के पब्लिसिटी विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले के आरोप पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि रॉकी मित्तल के आरोप निराधार हैं। हरियाणा न्यूज के साथ हुई बातचीत में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि रॉकी मित्तल को उनके पद से हटाया नहीं, बल्कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। वहीं 1500 करोड़ रुपए के पब्लिसिटी घोटाले पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक, आफ्ताब अहमद, अमित सिहाग, बीएल सैनी और भरत भूषण बत्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पर पंचकुला के मेयर की गाड़ी में सवार होने और नामांकन भरते समय मौजूद रहने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस कृत्य के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। अध्यक्ष की निष्पक्ष ड्यूटीज होती हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दौरान रॉकी मित्तल की बर्खास्तगी को लेकर बीबी बत्रा ने कहा कि रॉकी ने 1500 करोड़ रुपए का जो सवाल उठाया उस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम कहते थे कि एमएसपी नहीं मिली तो इस्तीफा देंगे, वहीं केंद्र सरकार एमएसपी नहीं दे रही है, अब ये दोनों इस्तीफा दें। नगर परिषद सिरसा के वार्ड नंबर 29 के उपचुनाव में एचएलपी पार्टी समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज ने एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। गोविंद कांडा ने निशा बजाज की जीत का दावा करते हुए कहा कि एचएलपी का लक्ष्य सिरसा का विकास करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि काफी उठापटक के चलते सिरसा नगर परिषद में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहां सारे काम रुके हुए थे। जब विकास का रास्ता खुला तो प्रधान पद के चुनाव को लेकर स्टे ले लिया गया। ऐसे में अब विकास की उम्मीद जगी है। वहीं इस अवसर पर गोविंद कांडा के अलावा शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरभान मेहता, पार्षद राजेश गुज्जर आदि लोग मौजूद रहे। सिरसा में 4 साल पहले हुए गेहूं घोटाले में पकड़े गए खाद्य आपूर्ति विभाग के 4 अधिकारियों को जेल भेजने के बाद मुख्यालय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। फिलहाल मामले की जांच सिरसा पुलिस की एसआईटी कर रही है। ये जानकारी विभाग के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने दी। सस्पेंड किए गए लोगों में 2 एएफएसओ, 1 इंस्पेक्टर और 1 स्टोर कीपर बताया जा रहा है। साल 2015-16 में विभाग के कुछ अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों ने डिपो होल्डर को राशन वितरण करने के दौरान घोटाले को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच 2017 में शुरू हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने विभाग के कई अधिकारियों, कर्मचारियों सहित 58 डिपो होल्डर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कृषि कानून के मसले पर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। इसमें होने वाली कमाई, इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी, जिसमें 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए की आय भी किसानों को दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 822 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 195 और फरीदाबाद में 173 नए केस सामने आए। वहीं रोहतक में 41 और पानीपत में 43 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2751 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,54,207 कोरोना के मामले सामने हैं। इसी के साथ एक दिन में 1680 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
कोरोना वायरस से संक्रमित गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में सुधार देखा गया। मेदांता अस्पताल में अनिल विज का हेल्थ बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी गई। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक विज के सिटी स्कैन और टेस्ट की रिपोर्ट संतोषजनक है। हालांकि अभी भी कुछ दिन और अनिल विज को आईसीयू वार्ड में रखा जाएगा। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव और मेदांता की सीनियर डॉक्टर सुशीला कठारिया समेत डॉक्टर की विशेष टीम की निगरानी में अनिल विज को रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गंभीर हालत के चलते अनिल विज को मेदांता के आईसीयू वार्ड में रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना के चलते अनिल विज के दोनों फेफड़ों में इंफेक्शन है। अनिल विज कोरोना के अलावा निमोनिया से भी पीड़ित हैं। फतेहाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर फिर से हमले का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के सैंपल लेने पहुंची थी, जिस दौरान एक युवक ने टीम के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की। विभाग की टीम के द्वारा कार चालक को कोरोना सैंपल के लिए रुकवाया गया था। गनीमत रही कि एक कर्मचारी ने साइड में कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके चलते उसके पैर में चोट आई है। मामले में मौके पर तैनात दूसरे कर्मचारियों ने युवक को काबू कर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में आम आदमी तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में हालात ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की इस योजना में खोले गए केंद्र में से कुछ तो बंद हो गए और जो चल रहे हैं उनमें भी बस नाम मात्र की दवाएं हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत लोगों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई थी। इन केंद्रों में जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के दामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो ब्रांडेड दवाएं खरीद सके। ऐसे लोगों को सस्ते दामों पर जेनरिक दवाएं काफी राहत देती है। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में इन केंद्रों में अधिकतर दवाएं नाममात्र की ही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्र में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। पानीपत में कड़कड़ाती ठंड में लोग संजय चौक के साथ साथ जीटी रोड के किनारे अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। रोड के किनारे बैठे लोगों का कहना है कि पुल के नीचे सोने से उनका सामान चोरी हो जाता है। रैन बसेरों के अंदर वो सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण लोग रैन बसेरे में नहीं आते हैं। गुरुग्राम में ठंड ने दस्तक दे दी है। तेज हवा के साथ कोहरे ने लोगों को कपाना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में पारा तेजी से लुढ़का है। सुबह घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। सिरसा में शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सिरसा में पारा 7 डिग्री तक पहुंचा। वहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर दर्ज की गई। पिछले 2 दिनों में अचानक मौसम में बदलाव दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक दर्ज की गई। गोलाचुका में भी तापमान 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। तेजी से गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। झज्जर में भी ठंड के साथ साथ विजिबिलिटी कम होने पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से और झज्जर जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों और बच्चों के लिए खास हिदायतें दी गई हैं। रेवाड़ी में भी सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले समय में ठंड अपना और भी प्रचंड रूप दिखा सकती है। वहीं किसानों ने ठंड को फसलों के लिए लाभकारी बताया। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे का कहर शुरू हो गया। सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम होने से हादसों का खतरा बना रहता है, जिसके चलते कैथल में बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा शुगर मिल के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों और बड़ी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिसकी जानकारी शुगर मिल के चीफ इंजीनियर सिद्दीकी ने दी। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को जिला प्रशासन द्वारा जारी नियमों को अपनाने के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ठंड के चलते कोहरे का खतरा बना रह सकता है, जिससे निपटने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। फतेहाबाद में 13 साल के बच्चे की पिटाई करना उसकी अपनी मां को महंगा पड़ गया। दरअसल नाबालिग ने शिकायत की थी कि उसकी मां और तरुण गोयल नाम का एक शख्स मिलकर उसे पीटते हैं। बच्चे ने बताया कि तरुण गोयल नाम का व्यक्ति उसके पिता को भी प्रताड़ित करता है।
वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने बच्चे की मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर फतेहाबाद के डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने यह बताया कि मामले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा भी शिकायत की गई और पुलिस आगे की जांच भी कर रही है। गोहाना में बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामलों में जिला स्तर पर एसआईटी का गठन किया गया। ये टीम एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते ठगी के मामलों का पता लगाएगी। साथ ही इसके जरिए लोगों को ठगी से बचने के तरीके भी बताए जाएंगे। जिससे लोग किसी ऑनलाइन गिरोह के चंगुल में फंसने से बच सके। मामले में एएसपी गोहाना उदय सिंह मीना को एसआईटी का इंचार्ज नियुक्त किया गया और एसआईटी को करीब 26 केस सौंपे गए हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लैंग ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। गुरुग्राम के सेक्टर 49 के आईटी स्पेस में ये दोनों कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे और गूगल कार्ड के जरिए अमेरिकी मूल के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में पता चला कि सोहना रोड सेक्टर पर ऑफिस किराए पर लिया हुआ है और कॉल सेंटर को ये नवंबर 2020 से चला रहे थे। ये इस कॉल सेंटर पर अमेरिका के लोगों को ग्रांट देने के नाम पर उनसे ठगी करते थे। सिरसा के गांव में हुई नाबालिग की हत्या और गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीएसपी संजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। दरअसल सिरसा के गांव में कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद उस नाबालिग के परिजनों ने 2 लोगों पर नाबालिग से गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने हत्या और रेप का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी थी। यमुनानगर में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार 4 युवकों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी है। बताया जाता है कि देर रात खजूरी जटलाना रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक दूसरे वाहन के सामने आने से अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से जा टकराई और पलट गई, जिसकी वजह से हादसा हो गया। मृतकों की पहचान अलीपुरा निवासी मोहित कुमार, कुरुक्षेत्र के सूरा गांव निवासी गौरव और 24 वर्षीय अजय के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोना के सहजाबाज गांव की देव कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते एक गंभीर हादसा हो गया। हादसे में घर में अचानक आग लग गई, जिसमें कमरे के अंदर सो रहे सूरजपाल की जलने से मौत हो गई, जबकि मृतक के पुत्र ने काफी मशक्कत के बाद खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत की और उसके बाद आग पर काबू पाया। उधर पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है।